देव क्लासेस बूंदी ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं दोस्तों DS नेकारी सर आपके साथ में एक ऐसा टॉपिक लेकर के हम आ रहे हैं, भारतीय इतिहास का आपका गुप्त साम्राज्य। दोस्तों सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है देव क्लासेस बूंदी ऑनलाइन पाठशाला के अंदर। दोस्तों सभी को नमस्कार बेटा, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आपकी इस यूट्यूब लाइव क्लासेस के अंदर 12 से 1 आपकी क्लास लगती है और आप जल्दी से जल्दी दोस्तों जुड़ने का प्रयास भी किया करो, जिससे अपन क्लास अच्छी तरीके से आगे कर सके। एक बार दोस्तों अपने इस क्लास को आप एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए दबा करके, जो आपके साथियों को दोस्तों क्लास के बारे में पता चल सके और अपन अपनी क्लास को आगे सुचारू रूप से कर सके। सभी को नमस्कार बेटा, राधे राधे, नमस्कार। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए शुरुआत करते हैं, अपन अपनी क्लास की ओर चलते हैं बेटा। सभी जल्दी जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा बेटा, तभी आनंद आता है क्लास का कुछ अलग। दोस्तों देखिए शुरुआत करते हैं, अपन पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है और टॉपिक है दोस्तों आपका गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में दोस्तों अपन ने पिछली कक्षा के अंतर्गत पढ़ा था स्कंद गुप्त के बारे में, यानी कि पिछली कक्षा में अपन ने श्री गुप्त से लेकर के गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत स्कंद गुप्त तक अपन ने गुप्त साम्राज्य का इतिहास और राजनीतिक स्थिति अपन ने दोस्तों देख ली थी। उसके आगे अपन चर्चा करते हैं कि स्कंद गुप्त के बाद में जो आपके गुप्त राजा थे वो इतने मजबूत और शक्तिशाली नहीं थे जितना दोस्तों आपके चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त जैसे महान राजा आपके गुप्त वंश में हुए, उतने महान राजा दोस्तों आपके स्कंद गुप्त के बाद में नहीं हुए। इसलिए इनका इतिहास के अंतर्गत दोस्तों बहुत छोटा स्थान हमें प्राप्त होता है, यानी कि इतिहास में इनके बारे में इतना वर्णन हमें प्राप्त नहीं हो पाता है दोस्तों, जितना आपका समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त प्रथम या अपन बात करें स्कंद गुप्त, कुमार गुप्त जैसे महान राजाओं का जैसे हमें इतिहास प्राप्त होता है, वैसा इतिहास परवर्ती गुप्त शासकों का हमें प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो इतने निर्बल थे, यानी कि प्रवर्ती शासकों के समय गुप्त साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। वो कहते हैं कि किसी भी वस्तु जब एक बार अपना सर्वोच्च स्थान छू लेती है तो दोस्तों जैसे जिसने उसने अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है वो वस्तु दोस्तों वैसे वैसे धीरे धीरे अपने अंत की ओर चली जाती है। तो ध्यान रखना कि आपका गुप्त साम्राज्य भी भारतीय इतिहास में ऐसे ही अपने सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर लेता है और बाद में वो वैसे ही अपने निम्न स्थिति की ओर आता है। तो दोस्तों आज अपन देखेंगे गुप्त काल के अंतर्गत परवर्ती गुप्त शासक। अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। आइए एक बार और मैं आपसे कहूंगा कि इस क्लास को दोस्तों लाइक और शेयर दबा करके कीजिएगा, फिर देखिए क्लास का आनंद हमें कैसे प्राप्त होता है, कैसे आनंद हमें आता है बेटा। देखिए चलते हैं बेटा आगे चलते हैं बेटा। देखिए प्रवर्ती गुप्त शासक। देखिए परवर्ती गुप्त शासक और होन आक्रमण। देखिए बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में दोस्तों यहां से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आनंद के साथ में दोस्तों इतिहास की क्लास को अपन देखते हैं। देखिए स्कंद गुप्त के बाद में स्कंद गुप्त के बाद में
ये आपका दोस्तों स्कंद गुप्त है। और स्कंद गुप्त के बाद में आपके इस गुप्त साम्राज्य में या मगध साम्राज्य के ऊपर पुरस गुप्त नाम का व्यक्ति गुप्त वंश का राजा बनता है। उसके पुरस गुप्त के बाद में दोस्तों आपका कुमार गुप्त द्वितीय, ध्यान देना बेटा, कुमार गुप्त द्वितीय। और कुमार गुप्त द्वितीय के बाद में बेटा बुद्ध गुप्त नाम का व्यक्ति आपके मगध साम्राज्य का राजा बनता है। और बुद्ध गुप्त के बाद में देखते हैं कि कौन सा राजा बनता है, नरसिंह गुप्त। कौन सा बेटा, नरसिंह गुप्त। नरसिंह गुप्त नाम का व्यक्ति आपके दोस्तों बुद्ध गुप्त के बाद में मगध साम्राज्य का राजा बनता है। और नरसिंह गुप्त के बाद में आपके गुप्त वंश का राजा कुमार गुप्त थर्ड, ध्यान देना बेटा, कौन, कुमार गुप्त तृतीय। कुमार गुप्त तृतीय के बाद में अंतिम जो आपके गुप्त शासक है, अंतिम या गुप्त शासक कौन था, देखिए बेटा एक बार कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दोस्तों आपका है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में हजारों बार दोस्तों इस लाइन को पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य का सबसे अंतिम सम्राट या सबसे अंतिम राजा कौन था। देखिए बेटा सबसे अंतिम जो राजा है आपके गुप्त काल का वो है बेटा विष्णु गुप्त। कौन है, विष्णु गुप्त, अंतिम शासक। देखिए बेटा अपन प्रवर्ती गुप्त शासकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो महान महान राजा इस काल में हुए उनके बारे में दोस्त अपन ने अध्ययन कर लिया है, पढ़ लिया है। उसके बाद में अब प्रवर्ती गुप्त राजाओं के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना बेटा कि स्कंद गुप्त के बाद में गुप्त राजाओं का इतिहास हमें बहुत कम प्राप्त होता है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिनका इतिहास के अंदर इतिहास लिखा जाए, इसीलिए इनका इतिहास हमें बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। देखिए बेटा कि स्कंद गुप्त के बाद में आपके मगध साम्राज्य का राजा पुरस गुप्त बनता है। पुरस गुप्त के बाद में दोस्तों आपके कुमार गुप्त सेकेंड गुप्त साम्राज्य का राजा बनता है। और कुमार गुप्त के बाद में बेटा बुद्ध गुप्त नाम का व्यक्ति आपके मगध साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य का राजा बनता है। उसके बाद में बुद्ध गुप्त के बाद बेटा नरसिंह गुप्त नाम का व्यक्ति आपके मगध साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य का राजा बनता है। नरसिंह गुप्त के बाद में कुमार गुप्त तृतीय या कुमार गुप्त थर्ड मगध साम्राज्य का राजा बनता है। और सबसे अंतिम राजा आपके गुप्त काल का कौन है बेटा, विष्णु गुप्त। कौन है बेटा, विष्णु गुप्त। देखिए अब इनके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी अपन देख लेते हैं प्रत्येक की, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो एक बार अपन इन सब की जानकारी दोस्तों देख लेते हैं। अरे सभी को नमस्कार बेटा, सभी को राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है साथियों आपके साथ में लाइव सेशन से जुड़ करके, बहुत ही अच्छे आनंद का अनुभव दोस्तों हम कर रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे चले बेटा, चलिए। देखिए बेटा स्कंद गुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगा। ध्यान देना, अभी अपन ने यही बात कर रहे थे
कि स्कंद गुप्त के बाद में जो भी राजा हुआ है उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिनका इतिहास हम पढ़े। तो यही लाइन आपको बता रही है दोस्तों कि स्कंद गुप्त के बाद में गुप्त साम्राज्य पतन की ओर जाने लग गया, यानी कि पतन यहां से प्रारंभ गुप्त साम्राज्य का हो जाता है दोस्तों। तो ध्यान देना, कोई ज्यादा इतिहास इनका है नहीं, फिर भी अपन देख लेते हैं क्योंकि कई बार आपका यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बेटा, बुद्ध गुप्त के बाद स्कंद गुप्त के बाद बुद्ध गुप्त वंश का राजा बनता है, यानी कि स्कंद गुप्त के बाद में मगध साम्राज्य का राजा कौन बन रहा है? बुद्ध गुप्त नाम का व्यक्ति स्कंद गुप्त के बाद में मगध साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी या राजा बनता है और इसने कोई इतना अच्छा काम नहीं किया। देखिए दोस्तों, हमें इसे बुद्ध गुप्त की उपाधि प्राप्त होती है। सोने की मुद्राओं पर कौन सी उपाधि प्राप्त होती है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बुद्ध गुप्त की सोने की मुद्राओं पर कौन सी उपाधि अंकित है। देखिए बेटा, इधर देखने का प्रयास कीजिए कि कौन सी उपाधि है जो आपके बुद्ध गुप्त ने धारण की थी, और उपाधि का नाम है बेटा श्री विक्रम। क्या है? श्री विक्रम। बुद्ध गुप्त ने अपने शासन काल में श्री विक्रम की उपाधि धारण की थी। कौन सी? श्री विक्रम की उपाधि धारण की थी। आगे देखिए, बुद्ध गुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका बुद्ध गुप्त प्रथम राजा था गुप्त काल का या गुप्त वंश का, जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। दोस्तों, किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। ध्यान रखना, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए बेटा, बुद्ध गुप्त का उत्तराधिकारी नरसिंह गुप्त या बालादित्य था। देखिए बेटा, नमस्कार बेटा, सभी को नमस्कार, राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा, बहुत ही अच्छा। देखिए, गुप्त काल के अंतर्गत गुप्त साम्राज्य अपन पढ़ रहे हैं। स्कंद गुप्त के बाद में गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। ध्यान देना, किस राजा के बाद में गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया? स्कंद गुप्त के बाद में। स्कंद गुप्त के बाद में बुद्ध गुप्त नाम का व्यक्ति आपके मगध साम्राज्य या गुप्त काल का गुप्त वंश का राजा बनता है।
बुद्धगुप्त की उपाधि हमें दोस्तों सोने की मुद्राओं पर प्राप्त होती है। कौन सी? श्री विक्रम। किस नाम की उपाधि प्राप्त होती है? श्री विक्रम नाम की उपाधि हमें बुद्धगुप्त की प्राप्त होती है सोने की मुद्राओं पर या सोने की सिक्कों पर। तो ध्यान देना, कई बार आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए बेटा, बुद्धगुप्त आपका पहला राजा था। कौन से? गुप्त वंश का, जिसने बेटा बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण इसके शासन काल में जो घटना घटित हुई वो घटना यही है कि बुद्धगुप्त ने अपने शासन काल में बौद्ध धर्म अपना लिया था, या पूरे गुप्त साम्राज्य में पहला राजा था जिसने दोस्तों बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है वो इसके शासन काल की यही है। बुद्धगुप्त का उत्तराधिकारी नरसिंह गुप्त या बालादित्य हुआ था। कौन था बेटा? नरसिंह गुप्त या बालादित्य। उसके बाद में इससे पहले भी कई उत्तराधिकारी हुए हैं, जैसे आपके कुमार गुप्त है, कुमार गुप्त सेकंड है, और कुमार गुप्त के बाद में ये इनसे पहले हो जाते हैं। उनका इतिहास हमें नाम मात्र का प्राप्त होता है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए आगे चले बेटा, चले आगे चले। देखिए नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त की हमें एक उपाधि प्राप्त होती है। कौन सी है? पारम है भागवत। क्या मिलती है बेटा? पारम है भागवत। और कहां से प्राप्त हो रही है? आपके नालंदा मुद्रा लेख से हमें नरसिंह गुप्त या बालादित्य की उपाधि प्राप्त होती है। क्या नाम है? पारम है भागवत। कौन सी उपाधि बेटा? पारम है भागवत। यहां तक कोई समस्या? आगे देखिए बेटा, आगे अपन चलते हैं कि इसने यानी कि नरसिंह गुप्त ने इसने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बालादित्य या नरसिंह गुप्त ने बेटा बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध विद्वान वसुमित्र बौद्ध विद्वान वसुबंध का शिष्य बन गया। किसका शिष्य बन गया? वसुबंध का शिष्य बन गया। कौन? आपका नरसिंह या बालादित्य नाम का जो गुप्त राजा था, वो दोस्तों महान बौद्ध विद्वान वसुबंध का शिष्य बन गया। इसने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अपनाने के बाद वसुबंध का शिष्य बन गया। आगे अपन बात करते हैं हमें इसके बाद में एक अन्य गुप्त शासक का उल्लेख मिलता है। क्या नाम है उसका बेटा? भानुगुप्त। यानी कि इसके बाद में आपके गुप्त वंश में हमें दोस्तों एक और राजा या शासक का नाम मिलता है भानुगुप्त का, और इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए बेटा समझिए,
कि नालंदा मुद्रा लेख में हमें नरसिंह गुप्त या बालादित्य की दोस्तों कौन सी उपाधि प्राप्त हो रही है? परम भागवत की उपाधि हमें प्राप्त हो रही है कि नरसिंह गुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसने भी दोस्तों आपका बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंध का शिष्य बन गया। कौन? आपका नरसिंह गुप्त या बालादित्य। ध्यान देना, नरसिंह गुप्त ने भी आपका बौद्ध धर्म अपना लिया, यहां तक कोई समस्या नहीं। हमें दोस्तों गुप्त काल में ही एक अन्य गुप्त शासक का उल्लेख मिलता है और क्या नाम है उसका? भानुगुप्त का हमें इस काल में एक उल्लेख और मिलता है कि ये भी आपका गुप्त शासक था। इसके बारे में जानकारी अपन देखते हैं, यहां से भी आपका क्वेश्चन कई बार आता है। आगे चलिए बेटा, चलिए आगे अपन देखते हैं। भानुगुप्त के 510 एडी या ईस्वी के ऐरण अभिलेख से ऐरण अभिलेख से ऐरण अभिलेख में उल्लेखित है ऐरण अभिलेख में उल्लेखित है कि गौपराज के युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त होने के बाद इसकी पत्नी सती हो गई थी। ध्यान देना बेटा, इधर बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइन आपके लिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमें गुप्त शासक भानुगुप्त के 510 ईस्वी के आपके ऐरण अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि इसका सेनापति गोपराज था और गोपराज ने एक युद्ध में दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो जाता है और वीर गति को प्राप्त होने के बाद इसकी पत्नी ने क्या हो गई थी बेटा? सती हो गई थी। यह भारत का पहला लिखित लेख हमें प्राप्त होता है जहां से दोस्तों सती होने का प्रमाण हमें प्राप्त होता है। ध्यान देना बेटा, भारत का पहला लिखित लेख है जहां से हमें सती होने का प्रमाण प्राप्त होता है। ध्यान में रह जाएगी बात, भूलोगे नहीं बेटा। देखिए आगे, देखिए बेटा, यह है भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। ध्यान रह जाएगा कि यह भारत का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण माना जाता है। आगे देखिए बेटा, बुद्धगुप्त के समय प्रांतीय गवर्नर कौन कौन से हैं? देखिए, मालवा का है, मालवा का गवर्नर कौन था? बुद्धगुप्त के समय मात्र विष्णु
और मालवा के बाद में पुडुवर्धन राज्य का गवर्नर है ब्रह्मदत्त। और उसके बाद में अंतर्वेदी का गवर्नर है बेटा आपका सुरभि चंद्र। कौन है बेटा? सुरभि चंद्र। देखिए एक बार इधर देखिए, नमस्कार बेटा, राधे राधे, सभी को राम राम बेटा, सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आपके साथ में लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़ करके। एक बार आप इधर देखिए, आप मजा लीजिए, आपका इस क्लास का दोस्तों बहुत आनंद आ रहा है। देखिए हमें गुप्त काल में ही एक राजा भानुगुप्त का उल्लेख मिलता है दोस्तों। इस भानुगुप्त ने 510 ईस्वी में एरन का अभिलेख लिखवाया। कौन सा? एरन का अभिलेख। और इस अभिलेख में दोस्तों हमें इसके सेनापति गोपराज था, और गोपराज के किसी युद्ध में वीर गति प्राप्त होने का प्रमाण है। जब गोपराज दोस्तों वीर गति को प्राप्त हुआ तो दोस्तों उसकी पत्नी क्या हो गई? सती हो गई। और यह भारत में पहला सती प्रथा का प्रमाण है, जो दोस्तों आपका अभिलेखी प्रमाण माना जाता है। पहला लिखित प्रमाण सती प्रथा का कौन सा है? 510 ईस्वी में एरन अभिलेख का माना जाता है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए बेटा आगे, बुद्धगुप्त के समय कुछ प्रांतीय गवर्नर थे जो इस प्रकार है। मालवा का दोस्तों मात्र विष्णु था, और पुडुवर्धन का दोस्तों ब्रह्मदत्त था, और अंतर्वेदी राज्य का दोस्तों सुरभि चंद्र था। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चले दोस्तों, धमाकेदार पारी के साथ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए बेटा आगे, विष्णुगुप्त अंतिम गुप्त शासक था। कौन? विष्णुगुप्त आपका दोस्तों अंतिम क्या था? गुप्त वंश का शासक था। देखिए आगे अपन देखते हैं। अब जो भारत में ऊन आक्रमण हुआ था उनके बारे में 3-4 जानकारी अपन देख लेते हैं। देखिए बेटा आगे अपन देखते हैं हूण शासक। देखिए बेटा, हूण शासकों में सबसे पहले तिगिन नाम का राजा हुआ। तिगिन के बाद में दोस्तों आपका तौरमान राजा हुआ, और तौरमान के बाद में दोस्तों मिहिर कुल आपका हूण शासक हुआ। ये आपके दोस्तों हूण कुछ ऐसे राजा थे जो इस प्रकार है। यानी कि भारत में जब गुप्त साम्राज्य के समय हूण आक्रमण हुआ, और हूण आक्रमण होने के बाद में दोस्तों इसने ये इस प्रकार राजा बने। देखिए एक लाइन और देख लीजिए बेटा। गुप्त राज्य का पतन होने के बाद सौराष्ट्र प्रथम राज्य था जो स्वतंत्र हुआ। देखिए बेटा आगे चलते हैं, और
आपके गुप्त साम्राज्य का सबसे अंतिम राजा कौन हुआ? विष्णुगुप्त। कौन था बेटा? विष्णुगुप्त। जैसे ही आपका मगध साम्राज्य में गुप्त वंश का विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है, और आपके स्कंदगुप्त के बाद में हमारे देश में दोस्तों होण राजाओं ने या होण शासकों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, और गुप्त साम्राज्य के पतन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन होण आक्रमणकारियों को ही माना जाता है। भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य के बाद में कई विभागों के अंदर, कई भागों के अंदर होण राजाओं के द्वारा अपना शासन स्थापित किया गया था। होण शासकों में सबसे पहले तिगिन नाम का शासक हुआ, उसके बाद में तोरमान, और तोरमान के बाद में मिहिर कुल, यानी कि ये राजा आपके होण शासक हुआ। जैसे ही दोस्तों आपका गुप्त साम्राज्य समाप्त हुआ, भारत के इतिहास में या मगध साम्राज्य के इतिहास में आपका दोस्तों सौराष्ट्र प्रांत प्रथम था जिसने गुप्त साम्राज्य से अलग होने की बात कही, यानी कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद सौराष्ट्र स्वतंत्र होने वाला प्रथम राज्य माना जाता था। यहां तक बेटा कोई समस्या नहीं है? आगे चले बेटा, अपन अब आगे पढ़ेंगे आपके गुप्तकालीन प्रशासन। क्या टॉपिक होगा अपना? गुप्तकालीन प्रशासन। देखिए बेटा, गुप्तकालीन प्रशासन गुप्तकालीन प्रशासन देखिए, मनुस्मृति को राजत्व के दैवीय सिद्धांत का जनक माना जाता है। देखो, प्रशासन अपन देख रहे हैं, इस काल में भी आपका राजा सर्वोच्च होता था। सम्राट हर प्रकार से अपने राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी होता था। देखिए बेटा, मनुस्मृति को राजत्व के दैवीय सिद्धांत का जनक माना जाता है, यानी कि जो राजा इस पृथ्वी पर मनुस्मृति में कहा गया है, दैवीय सिद्धांत का मतलब है बेटा कि इस संसार में जो व्यक्ति राजा बनता है उसमें सभी गुण एक देवता के समान होते हैं, या उसको जनता एक देवता के समान मान करके व्यवहार करती है, और वो राजा भी देवता के समान ही अपनी प्रजा की रक्षा सुरक्षा प्रजा के साथ व्यवहार करेगा। तो यह बात की पहली बार या जनक किसको माना जाता है? मनुस्मृति को दोस्तों राजत्व के दैवीय सिद्धांत का जनक माना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए गुप्त काल में के अंदर दोस्तों आपका आगे आता है कि इस काल में वंशानुगत मंत्री भी थे। ध्यान देना, यानी कि आपका जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल के अंतर्गत दोस्तों हमें कई मंत्रियों का उल्लेख मिलते हैं कि वो वंशानुगत थे, यानी कि उसके पिता भी मंत्री थे, उसका बेटा भी मंत्री बन गया, फिर उसका बेटा, ऐसे प्रक्रिया चलती रही। ये प्रक्रिया हमें किस काल में प्राप्त होती है? सिर्फ और सिर्फ गुप्त काल के अंतर ही हमें ये जानकारी दोस्तों प्राप्त होती है। आगे अपन देखते हैं बेटा, देखिए
देखिए प्रयाग प्रशस्ति में राज्यसभा का उल्लेख है। मैंने बताया था आपको कि समुद्रगुप्त ने जब अपने राज्यसभा बुलाई थी तो उस राज्यसभा के अंदर ही उसने कहा है, प्रयाग प्रशस्ति में कहा है राज्यसभा के अंदर कि मेरे पिताजी ने मुझे उत्तराधिकार नियुक्त करने के लिए एक सभा बुलाई थी। इसीलिए दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है? राज्यसभा का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। देखिए अधिकारी गुप्त काल के अधिकारी और विभाग देखिए बेटा, कुमार अमात्य या कुमारा मात्य एक प्रमुख अधिकारी था जो दोस्तों आपका सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी था। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को गुप्त काल में क्या कहते थे बेटा? कुमारा मात्य। क्या कहते थे? कुमारा मात्य। देखिए बेटा एक बार इधर देखिए, गुप्तकालीन प्रशासन अपन देख रहे हैं। गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी ले रहे हैं दोस्तों। बड़े आनंद के साथ में क्लास का आनंद लीजिए बेटा। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि अपन बोर हो रहे हैं। अपना बड़े आनंद के साथ घर पर बैठ करके आराम से ऑनलाइन क्लास का आनंद दोस्तों लीजिए, फिर देखिए कि क्या आनंद की अनुभूति आपको प्राप्त होती है। दोस्तों ध्यान रख लेना, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और भारतीय इतिहास के अंतर्गत दोस्तों यदि आपके उस एग्जाम के सिलेबस में गुप्त काल का पार्ट है तो दोस्तों मैं ये आपको 100% डेफिनेट कह सकता हूं कि इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से आपको इसको पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा, बहुत आनंद आएगा बेटा। देखिए मनुस्मृति को दोस्तों भारत के इतिहास में दिव्य सिद्धांत का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? दिव्य सिद्धांत का जनक माना जाता है बेटा। इस काल में कुछ मंत्री आपके वंशानुगत था। यह आपका पहला काल है जहां पर दोस्तों हमें मंत्रियों का उल्लेख वंशानुगत के रूप में भी हुआ है। पहला वंश है कि इस काल में हमें वंशानुगत मंत्रियों का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति में हमें राज्यसभा का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिल रहा है बेटा? राज्यसभा का उल्लेख हमें कहां मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। आगे देखिए कि अधिकारी की कुमारा मात्य आपका इस काल में एक प्रमुख अधिकारी था जो दोस्तों आपका सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी भी माना जाता था। यहां तक कोई समस्या? चले बेटा आगे चलिए। देखिए अगला आता है आपका संधि विग्राहक। संधि विग्राहक नाम का अधिकारी का उल्लेख हमें प्राप्त होता है और इसका विभाग था बेटा युद्ध व शांति का मंत्री। किस विभाग का मंत्री होता था? युद्ध व शांति विभाग का मंत्री को गुप्त काल में क्या कहा गया है? संधि विग्राहक। क्या कहा गया है बेटा? संधि विग्राहक। अगले आते हैं महाबालाधिकृत। महाबालाधिकृत। अगला कौन सा है बेटा? महाबालाधिकृत।
इसका अर्थ होता है सेनापति। क्या बेटा? सेनापति। महाबलाधिकृत नाम का अधिकारी गुप्त काल में किसका प्रमुख होता था? सेना का प्रमुख होता था। आगे देखिए बेटा, आगे अपन चर्चा करते हैं। अगला आता है आपका महादंड नायक। महादंड नायक नाम के अधिकारी का उल्लेख हमें गुप्त काल में प्राप्त होता है और इसका काम था बेटा, यह मुख्य न्यायाधीश होता था। क्या होता था? मुख्य न्यायाधीश। कौन? महादंड नायक। महादंड नायक दोस्तों गुप्त काल में मुख्य न्यायाधीश होता था। अगला है महाभंडाराधिकृत। महाभंडाराधिकृत, इस अधिकारी का काम था दोस्तों राजकीय कोष का अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष। क्या काम था? राजकीय कोष का जो अध्यक्ष होता था उसको गुप्त काल में क्या कहा गया है? महाभंडाराधिकृत। क्या कहा गया है बेटा? महाभंडाराधिकृत। किसको? राजकीय कोषाध्यक्ष को। अगला है महाप्रतिहार। महाप्रतिहार दोस्तों, महाप्रतिहार नाम का अधिकारी द्वारपाल या अंगरक्षक। महाप्रतिहार नाम का अधिकारी गुप्त काल में द्वारपाल या अंगरक्षक को कहा जाता था। अगला है बेटा दंड पाशिक। कौन सा? दंड पाशिक। इसका काम था बेटा, यह पुलिस का अधिकारी होता था। किसका? पुलिस का अधिकारी। देखिए एक बार और देख लिए, आगे भी है अधिकारी, अपन चर्चा करेंगे अभी। देखिए गुप्त काल के प्रमुख अधिकारियों या प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, और उन्हीं अधिकारियों में से एक आपका आता है संधि विग्राहक, और इसका काम था दोस्तों युद्ध व शांति का मंत्री। क्वेश्चन आएगा कि आपके गुप्त काल में युद्ध व शांति के मंत्री को कहा जाता था संधि विग्राहक। अगले अधिकारी का नाम आता है महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत होता था दोस्तों आपका गुप्त काल में सेनापति। क्या होता था बेटा? सेनापति। गुप्त काल में सेनापति को क्या कहा जाता था? महाबलाधिकृत। यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे। नमस्कार बेटी, नमस्कार। बहुत बहुत बढ़िया, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार बेटा। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आपके साथ में इस लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़ करके। दोस्तों अब एक बार इधर भी देख लो, हमें गुप्त काल में राजकीय जो कोषा अध्यक्ष होता था उसको दोस्तों मुख्य जो न्यायाधीश होता था उसको दोस्तों गुप्त काल में महादंड नायक कहा जाता था। क्या कहा गया है बेटा? महादंड नायक। किस काल में? गुप्त काल में। किसको? मुख्य न्यायाधीश को। क्या कहा गया? महादंड नायक। अगला है राजकीय कोषा अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? महाभंडाराधिकृत। क्या कहा गया बेटा? महाभंडाराधिकृत। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चले। देखिए गुप्त काल में द्वारपाल या अंगरक्षक को दोस्तों महाप्रतिहार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से बेटा? महाप्रतिहार के नाम से जाना जाता था। आगे बात आती है कि पुलिस अधिकारी को गुप्त काल में दंड पाशिक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? दंड पाशिक। किस नाम से बेटा? दंड पाशिक। यहां तक कोई समस्या दोस्तों? चलिए आगे चले बेटा। देखिए आगे अपन देखते हैं, अगला अधिकारी आता है विनय स्थिति स्थापक।
विनय स्तुति स्थापक नाम ही इतना बड़ा है, याद कैसे होगा। देखिए काम था इसका धार्मिक कार्यों का प्रमुख, धार्मिक कार्यों का प्रमुख कौन था बेटा गुप्त काल में? विनय स्तुति स्थापक। गुप्त काल में धार्मिक कार्यों के प्रमुख को क्या कहा जाता है बेटा? विनय स्तुति स्थापक। क्या कहा गया है? विनय स्तुति स्थापक। किस काल में? गुप्त काल में। आगे देखिए अगला आता है महाक्षप टलेक। महाक्षप टलेक, यह अधिकारी का काम था दोस्तों पत्र व्यवहार करना और आय व्यय का विवरण रखना। पत्र व्यवहार करना और आय व्यय का विवरण रखना। आय व्यय का विवरण रखना। आगे देखिए अगला अधिकारी बेटा ध्रुवाधिकरण। कौन सा है? ध्रुवाधिकरण। इसका काम था बेटा राजस्व विभाग का प्रमुख। किस विभाग का? राजस्व विभाग का प्रमुख। विभाग का प्रमुख। ये दोस्तों आपके कुछ गुप्त काल के प्रमुख अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी थे। एक बार देखिए इधर अगला अधिकारी आता है अपना बेटा विनय स्तुति स्थापक। इसका काम था धार्मिक कार्यों को निपटाना या धार्मिक कार्यों के प्रमुख को गुप्त काल में क्या कहा गया है? विनय स्तुति स्थापक कहा गया है। आगे देखिए अगला अधिकारी है महाक्षप टलेक। इसका काम था बेटा पत्र व्यवहार करना और आय व्यय का विवरण रखना। पत्र व्यवहार करना और आय व्यय का विवरण रखने वाले अधिकारी को गुप्त काल में दोस्तों क्या कहा गया है? महाक्षप टलेक। क्या कहा गया है? महाक्षप टलेक। आगे देखिए ध्रुवाधिकार। गुप्त काल में राजस्व विभाग के प्रमुख को ध्रुवाधिकार के नाम से जाना जाता था। यहां तक बेटा कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे देखिए बेटा आगे आता है, देखिए अगला अधिकारी आता है अपना टेकिन। इसका काम था बेटा सड़कों की देखरेख करने वाला। गुप्त काल में सड़कों की देखरेख करने वाले व्यक्ति को या उसके प्रमुख को क्या कहा गया है? टेकिन। क्या कहा गया है? टेकिन। उसके बाद में अगला है प्रत्यांतपाल। प्रत्यांतपाल, यह अधिकारी दोस्तों आपका सीमावर्ती नगरों में शुल्क वसूलता था। सीमावर्ती नगरों में शुल्क वसूलने वाला। शुल्क वसूलने वाला। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे हमें और अधिकारी मिलते हैं कि टेकिन नाम के अधिकारी का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। यह दोस्तों आपकी सड़कों की देखरेख करने वाले अधिकारी को क्या कहा गया है? टेकिन के नाम से जाना गया है। आगे देखिए अगला आता है प्रत्यांतपाल। दोस्तों इसका काम था सीमावर्ती नगरों में शुल्क वसूलने का काम कौन करता था? प्रत्यांतपाल। कौन करता था बेटा? प्रत्यांतपाल। सॉरी, प्रत्यांतपाल का काम था बेटा, एक मिनट, द्रांगिक को कहा जाता है बेटा आपके सीमावर्ती
नगरों में इसका काम था सीमांत रक्षक। क्या काम था बेटा? सीमांत रक्षक। सीमांत रक्षक, प्रत्यांत पाल को सीमांत रक्षक कहा जाता था। यहां तक कोई समस्या दोस्तों? चले आगे देखिए, आगे अपन चलते हैं दोस्तों, आगे और भी चर्चा अपन करेंगे। आपके इस काल के अंतर्गत बहुत लंबा चौड़ा आपका गुप्त काल है, गुप्त काल का इतिहास है और बहुत लंबा चौड़ा है। तो देखिए बेटा एक बार कि आपका जो गुप्त काल है बहुत लंबा चौड़ा है। अभी इसका प्रशासन शुरू हुआ है, फिर राजनीतिक स्थिति अपन ने पढ़ ली, प्रशासनिक स्थिति अपन पढ़ रहे हैं, फिर आपकी दोस्तों धार्मिक है, सामाजिक है, आर्थिक स्थिति अपन देखेंगे। तो दोस्तों आज तक के लिए ही इतना बहुत है। अब आगे की क्लास अपनी वही कल इसी समय 12 से 1 आपका लाइव सेशन रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, टॉपिक चल रहा है और बहुत महत्वपूर्ण ही आपके विषय की क्लासें चल रही है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में आपका इतिहास का पार्ट आता है और दोस्तों वही इतिहास आपका इस समय चल रहा है। तो दोस्तों मैं सभी को नमस्कार करता हूं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिसने ऑनलाइन लाइव सेशन के अंतर्गत आप जुड़े। और दोस्तों मैं एक बार पुनः फिर आपको नमस्कार करता हूं बेटा, सभी को नमस्कार, राधे राधे।